नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। कर्नाटक राज्य उद्योग कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक 2024 को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई। अब इस विधेयक को मंजूरी देने के साथ ही ऐसी कोशिश थी कि बृहस्पतिवार के दिन विधानमंडल में अर्थात विधानसभा में इसको प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन इसी बीच इसका काफी विरोध देखने को मिला और इस विरोध के कारण इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हम कह सकते हैं कि जो कारोबार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के लोग थे, उसके जो नेता थे, उन्होंने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की। अब इस कड़ी प्रतिक्रिया के बाद फिलहाल इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन इसमें क्या प्रावधान थे, उन प्रावधानों के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्या कर्नाटक में लागू होगा 100% आरक्षण? अब जैसा कि आप टाइटल में ही देख रहे हैं, 100% आरक्षण की बात की गई है। ये आरक्षण निजी क्षेत्र को लेकर था। अब इसको हम किस बिंदु के अंतर्गत, किन बिंदुओं के अंतर्गत इसको हम समझेंगे, सबसे पहले उन बिंदुओं को देख ले। बात खबर की करेंगे, क्या किया गया पोस्ट, वहां के जो सीएम है उनके द्वारा एक पोस्ट किया गया, उस पोस्ट में क्या बात थी जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ, उसको भी देखेंगे। इस विधेयक में क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या प्रोविजंस है इस विधेयक के, उसको भी एक बार नजर डालेंगे। और विधेयक को लेकर जो विवाद है, उस विवाद के बिंदु मुख्य रूप से क्या है, उन बिंदुओं पर भी एक नजर डालेंगे। और अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह हम आप पर छोड़ेंगे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने के लिए। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। बात सबसे पहले हम खबर की करेंगे। तो खबर है कि कर्नाटक के जो सीएम हैं उनके द्वारा एक्स पर एक पोस्ट की गई। इस पोस्ट में क्या कहा गया कि इस पोस्ट में ये कहा गया, जो पोस्ट अब वर्तमान समय की अगर बात करें तो हटा भी दी गई जब उस पर प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसमें यह कहा गया कि जो निजी कंपनी है उसमें जो ग्रुप सी होते हैं और ग्रुप डी होते हैं, तो इन दोनों ग्रुपों में ग्रुप सी और डी की जो भी नौकरियां होंगी, जो भी इसमें जो जॉब्स होंगी, उनके लिए कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अर्थात जो सारी सीटें होंगी ग्रुप सी और डी की, वो कन्नड़ लोगों के लिए एक तरह से रिजर्व कर दी जाएंगे। अब इस बात को लेकर बड़े पैमाने पर विवाद शुरू हुआ, बड़े पैमाने पर लोगों की प्रतिक्रिया शुरू हुई। उसके बाद राज्य सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, लेकिन फिलहाल उद्योग जगत के जो नेता हैं वो इस बात को लेकर अभी भी चिंतित हैं। फिलहाल इस बिल को ठंडे बस्ते में जरूर डाल दिया गया है, विचार विमर्श के लिए रख दिया गया है, लेकिन भविष्य में इसका रूप कैसा होगा, निजी क्षेत्रों पर क्या ये लागू होगा, तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उन सारी बातों को लेकर जो चिंताएं हैं उसको लेकर हम आपके सामने आएंगे। तो खबर फिलहाल ये थी। अब सबसे पहले देखते हैं कि वो पोस्ट जिसको की गई, जिसको लेकर ये विवाद पैदा हुआ। तो देखिए, 16 जुलाई को एक्स पर एक पोस्ट की जाती है सीएम के द्वारा, सिद्धरमैया जी के द्वारा। उसमें लिखा गया था कि कल सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड के पदों पर 100% कन्नड़ लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई। हमारे सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ भूमि में नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें मातृभूमि में एक आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए। हम कन्नड़ समर्थक सरकार है, हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है। अब देखिए, इस विधेयक, इस पोस्ट में जब ये बात कही गई, जब प्रतिक्रिया हुई, तो इस पोस्ट को हटा लिया गया और फिर से एक संशोधित पोस्ट, एक संशोधित आरक्षण प्रावधानों के साथ एक पोस्ट को फिर से किया गया, जिसमें कि प्रबंधन क्षेत्र में 50% और जो गैर प्रबंधन क्षेत्र थे उसमें 70% आरक्षण की बात फिर भी की गई। फिलहाल ये बिल ठंडे बस्ते में जरूर है, लेकिन हम देखेंगे क्या कहता है ये विधेयक जिसको लेकर इतना विवाद पैदा हुआ। उस पर एक नजर डालें तो देखिए, उद्योगों में, कारखानों में और अन्य प्रतिष्ठानों में जो लोकल लोग थे, जो स्थानीय उम्मीदवार थे, उनके लिए इस विधेयक में रिजर्वेशन की बात की गई थी। पहले 100% और बाद में जब विवाद हुआ तो उसको 50 प्रबंधन क्षेत्र में और 70 जो है गैर प्रबंधन क्षेत्र में बात की गई। अब देखिए, कर्नाटक राज्य रोजगार विधेयक 2024 जो था, इसमें यह कहा गया कि जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें 50% जो पद होंगे, 50% जो पद होंगे, वो मैनेजमेंट लेवल पर जो पोस्ट होंगे वो आरक्षित होंगे लोकल लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, कन्नड़ भाषी लोगों के लिए। और 70% जो पद होंगे जो गैर मैनेजमेंट वाले होंगे, गैर प्रबंधन स्तर के होंगे, वो भी आरक्षित होंगे कन्नड़ लोगों के लिए। अर्थात अब देखिए, ये बात तो इसमें जो संशोधित आरक्षण का जो क्राइटेरिया था उसमें कही गई। अब प्रस्तावित विधेयक में स्थानीय उम्मीदवार की परिभाषा क्या दी गई, कौन लोगों को लोकल माना जाएगा, तो उसका भी क्राइटेरिया यहां बताया गया कि कर्नाटक में एक तो उनका जन्म हुआ हो,
जो लोग कर्नाटक में ही जन्मे हो, साथ साथ राज्य में, या तो अगर जन्मे नहीं हो तो राज्य में 15 वर्षों से उनका निवास हो, 15 वर्षों से कम का अगर निवास हो तो वो कन्नड़ क्षेत्र के यहाँ के स्थानीय लोग नहीं माने जाएंगे। साथ ही स्पष्ट रूप से कन्नड़ बोलते हो, कन्नड़ पढ़ने में फ्लुएंट हो और लिखने में सक्षम हो, तो उनको माना जाएगा कि वो स्थानीय उम्मीदवार की परिभाषा के अंतर्गत स्थानीय उम्मीदवार हैं। अब देखिए, आवेदकों के पास यह भी कहा गया कि जो आवेदन करने वाले लोग होंगे उनके पास कन्नड़ भाषा के साथ साथ माध्यमिक विद्यालय का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक शर्त तो ये रखी गई। दूसरी बात ये कहेगी कि अगर माध्यमिक प्रमाण पत्र किन्हीं कारणों से उनके पास नहीं है तो उनके लिए कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा अर्थात कन्नड़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कि वो प्रोफिशिएंसी कन्नड़ भाषा में उनकी है कि नहीं, इस बात का परीक्षण होगा। उस टेस्ट को जब ये उस पात्रता परीक्षा को पास करेंगे तब फिर से उत्तीर्ण करने के बाद ही उन पर विचार किया जाएगा कि वो उस आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हैं कि नहीं। यदि योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए लोकल लोग जितने की आवश्यकता है उतने लोग उपलब्ध ही नहीं है, तो क्या होगा? तो भी ऐसी दशा में उद्योग और प्रतिष्ठानों को क्या करना होगा कि 3 वर्षों के भीतर कन्नड़ लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार के साथ सहयोग करना होगा। ऐसे लोगों को तैयार करना होगा कि ये निजी क्षेत्र सरकार के साथ सहयोग करके ऐसे लोगों को तैयार करें जो कि कन्नड़ भाषा में प्रवीणता में दक्ष हो, जो कि एफिशिएंट हो इस लैंग्वेज को बोलने में, लिखने में, समझने में। साथ ही स्थानीय आवेदक अगर हैं ही नहीं, अगर स्थानीय लोग एप्लीकेंट ही नहीं है तो क्या होगा? तो ऐसी दशा में भी कंपनियां क्या करेंगी कि जो लोकल लोग हैं उनके लिए छूट देंगी, विशेष रूप से प्रबंधन श्रेणी अर्थात मैनेजमेंट कैटेगरी में 25%, इससे कम ये छूट नहीं हो सकती है। और जो नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी है, गैर प्रबंधन क्षेत्र है, उसमें 50% से कम ये छूट नहीं होगी। मतलब इसके बावजूद भी जो लोकल लोग हैं अगर वो उपलब्ध नहीं है प्रचुर मात्रा में तो भी उनके लिए छूट का जो प्रावधान किया गया, जो प्रबंधन श्रेणी में 25% और गैर प्रबंधन श्रेणी में 50% तक सीटें उनके लिए आरक्षित रहेंगी। यदि कोई भी नियुक्ति करता, साथ साथ इसमें दंड की भी बात की गई, जुर्माने की भी बात की गई। अगर कोई नौकरी देने वाला व्यक्ति है, किसी कंपनी का मैनेजर है या उसका कोई भी अन्य नियुक्ति करता है, तो उसको ये कहा गया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इस विधेयक के प्रावधानों के अनुपालन न करने की दशा में आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और इस जुर्माने की राशि 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक हो सकती है। अर्थात इसको एक तरह से लागू न करने की कंडीशन में दंड का प्रावधान करना यह था कि इसको लागू ही आपको करना होगा। अब देखिए, इस विधेयक को लेकर जो विवाद हुआ उस विवाद पर भी एक नजर डालें कि जो लोगों ने आपत्ति दर्ज की उनका क्या कहना था। तो देखिए, इसी प्रकार का विधेयक पहले भी हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसको पंजाब और हरियाणा जो हाईकोर्ट था उसके द्वारा असंवैधानिक करार देते हुए उसको निरस्त कर दिया गया था। इससे पहले 2019 में भी ऐसी एक घटना आंध्र प्रदेश में देखने को मिली। वहां भी निजी क्षेत्र में आप देखेंगे 75% नौकरियों में लोकल लोगों के लिए आरक्षित किया गया था, तो उसको भी वो बिल भी जो है पास किया गया था, बाद में आंध्र हाईकोर्ट के द्वारा उसको भी निरस्त कर दिया गया। तो पहली बात तो ये है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से लोकल लोगों के लिए आरक्षित करना ये असंवैधानिक भी प्रतीत होता है, जैसा कि पिछले 2 हाईकोर्ट के निर्णय में आप देख सकते हैं। साथ ही बाहरी लोगों के खिलाफ ये एक प्रकार के भेदभाव को दर्शाता है, इस वजह से भी लोगों का विरोध था। सबसे बड़ी वजह के अगर रूप में देखें तो जो तकनीकी केंद्र के रूप में, जैसा कि कर्नाटका की जो कैपिटल है बेंगलोर, वो एक टेक्निकल सेंटर के रूप में जाना जाता है, तकनीकी केंद्र के रूप में जाना जाता है, जहां पर कुशल प्रतिभा की आवश्यकता होती है, जो स्किल्ड लोग होते हैं उनकी जरूरत होती है। वो देश के किसी भी कोने से उस राज्य में जाते हैं, अगर वो कुशल हैं तो वो अपनी सेवा उस सेक्टर में देते हैं। ऐसी दशा में स्थानीय लोगों को अगर प्राथमिकता दें, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना गलत नहीं है, लेकिन प्राथमिकता का एक निश्चित उसका मानक होना चाहिए, एक निश्चित उसमें हम कह सकते हैं कि प्रतिशत आरक्षण का होना चाहिए। इतना ना हो कि हम अपने कौशल से, कुशल प्रतिभा से समझौता करने लगे। अगर ऐसा होगा तो जबरदस्ती लोगों को अगर भरने की कंडीशन आएगी तो कहीं ना कहीं जो कुशलता होती है वो प्रभावित होगी। ऐसी दशा में जो टेक्निकल सेंटर्स हैं उनका भी विरोध है कि हमारे यहाँ जो तकनीकी है वो बहुत उन्नत नहीं हो सकती है। साथ ही श्रमिकों की कमी होगी, श्रमिकों की कमी है भी। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, उद्योगों की स्थिति का जायजा लेने का, विश्लेषण करने का यहाँ पर सुझाव दिया गया। ये कहा गया कि श्रमिकों की कमी को देखते हुए और उद्योगों की कंडीशन का पहले विश्लेषण किया जाए, उसके बाद इस निर्णय को उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर लागू किया जाए तो बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। बिना किसी उद्योग की स्थिति का जायजा लिए, बिना विश्लेषण किए ऐसा करना कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में इसको ले जाएगा। साथ ही बुनियादी ढांचा जो परियोजनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परियोजनाएं चल रही हैं और जो उद्योग हैं, उनमें क्या होगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं
उस पर इसका दुष्प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम होता है उसमें बाहरी श्रमिक बड़ी मात्रा में आते हैं, और अगर बाहरी श्रमिकों को आने से रोक दिया जाएगा और लोकल लोगों की उतनी उपलब्धता नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं ये बुनियादी संरचनाएं जो हैं वो प्रभावित होंगी, और ऐसी दिशा में इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो दूसरी जगह स्थानांतरित होने का उनका भय होगा। तो तकनीकी उद्योग के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। तकनीकी क्षेत्र में आप जानते हैं, विशेष रूप से जो आईटी सेक्टर को अगर देख लें, उस क्षेत्र में भी आप देख लें तो बाहर के लोग वहां पर काफी बड़ी मात्रा में काम करते हैं। ऐसी दिशा में क्या होगा, इसके विकास में बाधा उत्पन्न होगी और नौकरियों पर उसका असर दिखाई देगा। साथ ही कंपनियों को स्थानांतरित होने के लिए दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ये कुछ अन्य वजह थी जिसकी वजह से वहां के लोग, वहां के उद्योग जगत के लोग, उद्योग जगत के जो नेता थे, वो भी अपना विरोध, अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा रहे थे। उसी का परिणाम ये हुआ कि जो संशोधित आरक्षण के आंकड़े हैं उनको लेते हुए एक दोबारा वहां पर एक पोस्ट उनको करनी पड़ी। फिलहाल ये मामला ठंडे बस्ते में है, लेकिन अब वो भविष्य के गर्त में है, देखना है परिणाम क्या होते हैं। अंत में चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे दो कार्यक्रम हैं, पॉलिटी दिस वीक और इकोनॉमी दिस वीक, जो सप्ताह भर के पॉलिटी और इकोनॉमी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को, करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, उसके स्टैटिक पोर्शन को लेकर आपके सामने आते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो शनिवार शाम 7 बजे और रविवार शाम 7 बजे ये दोनों कार्यक्रम आपके लिए आते हैं, तो इसको देख सकते हैं आप, इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आज का प्रश्न आपके लिए है कि कर्नाटक राज्य रोजगार विधेयक 2024 में यदि कोई नियोक्ता या प्रतिष्ठान का प्रबंधक विधेयक के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक, 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक, 15,000 रुपए से 30,000 रुपए तक, या 20,000 से 35,000 तक। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।